हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीरज सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेट टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में। ठीक है, और टी के बारे में कुछ दे रखा है, ये एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू ये वाई 2x - वाई। यार ये इस तरह से लिखा होता ना तो बड़ी परेशानी होती है, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक, वाई 2x - वाई, यानी यहाँ पे 0x+y लिखा हुआ है। और ये टी पता क्या होता है, टी एक मैट्रिक्स होती है। टी क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है जो इस वेक्टर से अप्लाई कर मल्टीप्लाई हो गई है और ये बना दिया। यानी क्या होगी वो मैट्रिक्स रही होगी 0 1 और 2 - 1। देखिए बहुत आसान है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको 0x+y और 2x - वाई यही मिलेगा ना। तो ये मैट्रिक्स हमारी मिल गई टी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया हमको, ये है हमारा। अब इसका इन्वर्स चाहिए तो कोई बात नहीं, इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या था अपने पास कि भाई इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट इसका कितना है, -1/2। और फिर क्या करते थे, पोजीशन इंटरचेंज कर देते थे, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर डालते थे। ठीक, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये क्या आ गई, टी इन्वर्स मैट्रिक्स आ गई ना। ये टी इन्वर्स मैट्रिक्स कितनी आ गई, 1/2, 1/2, 1 और 0 आ गई। ठीक, इसको अप्लाई कर दिया किस पे, ए बी पे। ठीक, इसको ए बी पे अप्लाई करने को बोल लिया तो हमने कर दिया अप्लाई। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया, ए बी हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, देखिए a+b/2 बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो दैट विल बी a+b/2, ए। तो दैट इज द सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ v/m, यानी 4 डायमेंशन बतानी, ये आर दे रखा गया है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ v/m, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ m हो जाएगा। तो ये r दे रखा है और ये डायमेंशन ऑफ v है, और डायमेंशन ऑफ v दे रखी है अपने को n, ये हमें डायमेंशन ऑफ m चाहिए। ठीक, ये n हो गया, ये डायमेंशन ऑफ m, तो डायमेंशन ऑफ m n - r हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। मतलब कहने का सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे v पूरा स्पेस था, उसमें से कोई m हमने हटा दिया तो बचा हुआ क्या होगा, तो उसको v/m बोलते हैं। ठीक, इसको कोशेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोशेंट स्पेस भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो यानी n - r आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अब बोला लीनियर डिपेंडेंट। यार ये लीनियर डिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लिख लें यहाँ पे, जैसे लिख देते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल 2x+3y इज टू फॉर एग्जांपल 5 बना लिया, और x+y=2 बना लिया। और अगर हम इसको लिखें 2 1x और ऐसे लिख दे 3 1 और इसको लिख दे 5 2, मतलब क्या, ये जो 5 2 है ना, ये 2 और 1 के ऊपर, 2 और 3, 2,1 और 3,1 के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी लीनियरली कैसे, x और y के टर्म में डिपेंडेंट है। अगर एक्स वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी तो उससे ये बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे y कर ले 3 1 और यहाँ पे ऐसे ले आए हम, यहाँ पे 5 2, यहाँ पे -5 2, ऐसे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट की बात अगर हमसे कह रहा है इस समय, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। इस तरह से अगर लिखा है तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो ऐसा करने के लिए अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, जो भी वेक्टर्स अपने दे रखे होते हैं 0 1 a 1 a 1 a 1 0, ठीक, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकाल लें तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 के बराबर आता है तो लीनियर डिपेंडेंट होता है, और 0 के बराबर नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से बोली जाती है ऐसे। ठीक है, तो पहला -1 आ जाएगा। ठीक, पहला तो 0 हो ही गया, -1 तो यानी -1 0 -a हो जाएगा। फिर प्लस ए में कितना बचेगा हमारे पास, 1 - a² बचेगा। अब यहाँ पे =0, अब इसको सॉल्व करें, a + a -a³ =0। अब ये 2a - a³ =0। अब a कॉमन ले लेंगे, 2 - a² =0। तो a की वैल्यू 0 हो गई और a की वैल्यू ±√2 आ जाएगी।
ठीक, ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे टिक किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस रूट टू आ रहा है, आई तो आ ही नहीं रहा है हमारे पास। ठीक है, अगला देख रहे हैं। अगला क्या बोल रहा है कि ये टी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे, एक्स वाई जेड पे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, उसने क्या कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड है, और दूसरे वाले में क्या कर दिया है जीरो एक्स वाई प्लस जेड। अब देखिए ऑर्डर समझिए इस मैट्रिक्स का, एक ऑर्डर समझिए क्या है कि यहाँ पे और दो रो हैं और एक कॉलम है। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितनी रो, तीन रो एक कॉलम है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा ये दो रो तीन कॉलम आया होगा। यहाँ पे दो रो तीन कॉलम रहे होंगे, कौन कौन से रहे होंगे देखिए, 1 1 0 और यहाँ पे 0 1 1। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करूँ तो यही मैट्रिक्स हमारी बन के आएगी, क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड, जीरो एक्स वाई प्लस जेड। ठीक, अब मुझे इसी मैट्रिक्स का, इसी ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे क्या चाहिए, नलिटी चाहिए। तो क्या होता है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू। यू क्या है वहाँ पे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास रैंक कितनी है हमारी, अगर हम इसको कुछ भी कर लें तो रैंक मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन की आने वाली कितनी, 2 आने वाली है, रैंक मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन 2 आने वाली है, और नलिटी मेरी पता नहीं है क्या है। ठीक, और डायमेंशन इसकी कितनी है, 3 है, यू की जो हमने यहाँ पे दे रखा आर क्यूब से चल रहा है ना, आर क्यूब से आर स्क्वायर में, तो नलिटी ऑफ टी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक, दैट विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज द ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए ये बोला है इसमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है। पहली बात लीनियर वर्ड को समझिए, यानी ये मॉड ऑफ एक्स अगर है ना, ये कभी लीनियर नहीं होता। अगर आपने x1 प्लस x2 कर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लेस देन मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 ब्रेक होगा, लीनियरली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर एक्स स्क्वायर अगर है हमारा, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कर लो, ये भी लीनियरली ब्रेक नहीं होता कभी भी, है ना, 2x1 x2 x2 ये सब लीनियर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर हमारे क्वेश्चन में आ गए तो पहली बात लीनियर होगा ही नहीं। और दूसरी बात, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जीरो वेक्टर को जीरो जीरो पे ही मैप कर देता है ना। कहने का मतलब है कि जीरो अगर इनपुट डालेंगे, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो पे ही पहुंचेंगे हम लोग, है ना। तो यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो उससे पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो जीरो जीरो पे पहुंचा रहा है। ठीक है ना, अगर जीरो जीरो कर दे तो वो जीरो जीरो पे पहुंचा रहा है। ठीक, बाकी दूसरा वाला भी पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं दूसरा वाला नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरा वाला लीनियरिटी कंडीशन उसमें एक्स स्क्वायर आ गया ना, वो फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, फिर क्या बोला, द डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू, सबसे छोटी वेक्टर स्पेस की, देखो बात समझ ना करके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो ये क्या होगा, सबसे छोटी एक डायमेंशन होगी। और फिर उसके बाद ये क्या कर लें, एक्स और वाई, ये 2 डायमेंशन होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात कर ले एक्स वाई जेड में, ठीक, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, ये आर क्यूब कहलाएगा। तो सबसे कम डायमेंशन कितनी मिल रही है किसी वेक्टर के लिए, तो 1 मिल रही है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, ये तो फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम के लिए। अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारा, यानी इसने यूनियन वाले जो फॉर्मूला था ना सेट वाला, उसको रिप्लेस कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अब देखिए इसने बोला कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इज टू जीरो, ये वही मैट्रिक्स वाली इक्वेशन लिख रखी है यार इन लोगों ने, आई इज टू जीरो, कह रहा है कि ए इनवर्स, इनको टी इनवर्स चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यानी ए इनवर्स इज टू जीरो, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे आई बचेगा, यहाँ पे ए इनवर्स इज टू जीरो, अब ए इनवर्स यहीं पड़ा रहा, आई माइनस का ए हो गया, कितना हो गया, आई माइनस का ए, यानी आई माइनस का ए कहाँ पे दिख रहा है हमें, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला देखते हैं, फिर क्या देख रखा है, W1 यूनियन W2 किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, W1 प्लस W2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, क्या बोला है, इफ W1 W2 आर द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, द सब स्पेस जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2 से कौन सा सब स्पेस जनरेट होगा, वो W1 प्लस W2 ही जनरेट होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं,
द नंबर ऑफ सिमेट्रिक यार n प्लस वन बाई टू की पावर, ये फॉर्मूला होता है किससे चाहिए, 5 से चाहिए, 5 6 बाई टू यानी 2 की पावर 15 आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये फंक्शन के बारे में बोल रहे हैं यार। फंक्शन इन्होंने बोल दिया कैसा कि एफ एक्स प्लस वाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं, ब्रेक हो रहा तो होने दो, यानी ये लीनियरिटी वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। यानी अगर हम यहाँ पे वन कर दें, यहाँ पे वन कर दें, तो ये एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन हो जाएगा। अगर यहाँ पे वन वन प्लस वन ऐसे कितने टाइम कर दें, एन टाइम्स कर दें, तो यहाँ पे एन एफ ऑफ वन हो जाएगा, और एफ ऑफ वन की वैल्यू के है तो एन की हो जाएगा, और यहाँ पे एन हो जाएगा। अगर वन टाइम्स एन को जोड़ेंगे तो एन के इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा गया है कि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑफ एक्स लाता है, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ वाई लाता है। कहने का मतलब सिंपल सा यार ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी जो है एफ इनवर्स के बराबर है, एफ जो है वो जी इनवर्स के बराबर है। इतना लिख दिया इन लोगों ने, बहुत आसानी से लिख दिया कि दोनों चीज़ें बराबर है। और ऐसा कब होता है, जब एफ क्या हो जाए हमारा, एफ तो वन वन एंड ऑन टू होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई एफ का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया ना यहाँ पे, तो यानी एफ इज द वन वन एंड ऑन टू, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन देखिए कभी कभी जी ऑफ एफ अगर लिखा हो तो ये वन वन कब होगा, ये वन वन कब होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज वन वन। अगर ये वन वन है तो ये वन वन होगा। अगर जी ऑफ एक्स लिखा है तो ये ऑन टू कब होगा, इफ जी इज ऑन टू, तब ये ऑन टू होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल। फिर देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक मैप है ए बी सी से, यहाँ पे क्या चला गया, ए दे दिया गया, यहाँ पे क्या दे दिया गया, जीरो। देखिए यहाँ मॉड की प्रेजेंस आ गई, तो ये तो कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगले में क्या दे रखा है, ए बी सी को वो ए प्लस वन बी प्लस सी और जीरो पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो रख दें, यहाँ पे जीरो रख दें, यहाँ पे जीरो रख दें, तो वन जीरो जीरो पे जाना है। ठीक है, तो वन जीरो जीरो पे जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जीरो को जीरो पे मैप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये ना तो ए ट्रू है ना तो बी ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर डी ट्रू है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर लीनियर डिपेंडेंसी की बात बोल रहा है और की वैल्यू पूछा, तो कोई बात नहीं, अपन लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, कैसे भी निकाल लो, वेक्टर को रख के सजा के आप कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने रख दिया, वन रखा तो ज़ीरो और ये माइनस टू आ जाएगा, माइनस थ्री रख दिया तो 10 और प्लस के आ जाएगा, फिर प्लस टू रख दिया, फिर 4 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो यानी माइनस टू माइनस 30 माइनस थ्री के प्लस 8 इज टू जीरो बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, हमें 32 में से 8 चला जाएगा, माइनस 24 इज टू 3 के, तो के की वैल्यू -8 आ जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। लो भाई, अगला बोल रहा है द कोऑर्डिनेट कौन सा, 2 1 2,1,6 -6, जो कि रिलेटिव बेसिस इससे बन रहा है। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हैं कौन से, 1 1 2 3 -1 0 और 2 0 -1, इनसे बनना है ना। कौन सा बनना है, 2 1 -6, कैसे बनना है, एक्स टाइम इसका ले ले 1 1 2 का, वाई टाइम इसका ले ले 3 -1 0 का, और जेड टाइम इसका ले ले कौन सा, 2 0 -1 का। तो अगर इसको लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 2z इज टू 2 बनना है, फिर x माइनस वाई इज टू 1 बचेगा, 2x माइनस जेड इज टू -6 बचेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इज टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, x माइनस वाई 1 के बराबर है। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि x और y का जब सम 1 आ जाए वो वाला देखना है। तो कौन सा वाला x और y का सम 1 आ जाएगा देखना है हमें आकर के बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 7/8 प्लस 15/8 हो जाएगा, तो इसको टोटल करेंगे, ये 1 तो नहीं आने वाला। ऑप्शन नंबर बी में देखें -7/8 प्लस 15/8। ठीक है, क्योंकि माइनस जब रखेंगे तो प्लस 15/8 हो जाएगा, तो -7 प्लस 15/8, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी भी शायद हो सकता है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा है, 2x माइनस जेड इज टू -6 लिखा हुआ है, 2x माइनस जेड, यानी बी और डी में से एक पता करना है हमें, तो बी को रख के लेते हैं, तो -14/8
फिर क्या हो जाएगा -17/4, तो 8 इज द एलसीएम, -14, ठीक है, और फिर कितना बचेगा 34 बचेगा। तो यानी आई थिंक ये 48/8 -6, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, इसका मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। ये एक्स वाई जेड किस पे बनना है, ये 0 + 2y + z, और यहाँ पे कितना बनना है x-4y + 0 और 3x + 0y + 0z। तो बड़ा आसान है यार, ये बनाओ क्या बनाओगे हमारे पास 0 2 1 1 -4 0 3 0 0, यही हमारा एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पे इसको नल्टी और रैंक के बारे में पता करना है। ठीक है, तो पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ x - y + 2z, यहाँ पे 2x + y लिखा हुआ है, ये -x - 2y + 2z लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे 1 -1 2, बड़ा सिंपल है, 2 1 0 -1 -2 और 2, ये मैट्रिक्स बन गई। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 3 बचा, और यहाँ पे -4 बचा, यहाँ पे उठा के नीचे जोड़ दिया 1 बचा, ये -3 बचा और ये 4 बचा। अब इसको उठा के इसमें जोड़ देंगे, सेकेंड रो को थर्ड रो में जोड़ देंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी बची, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है, रैंक 2 है, और हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, R3 से R3 में ही जा रहे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स या रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नल्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टू 3 होगी इसकी डायमेंशन में, ये 2 है तो नल्टी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो रैंक 2 नल्टी 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। फिर अगला दे रखा है वही बात, हमें मैट्रिक्स और यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका, ठीक, लीनियर डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, और फिर इससे जो वैल्यू आएगी उसको देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। फिर रैंक और नल्टी की बात कर रहे हैं पे, तो टी कैसे बना है, ए बी पे बना हुआ है, ये ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे बी, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे हमें ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे 0 ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे बचेगा 1 और 1, यहाँ पे 1 -1 या 0 1। अगर देखें ढंग से 1 1 1 -1 0 1, इसको अगर हम ए बी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, a + b a - b 0 a + b, ये बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे तो -2 बचेगा 0 1, और फिर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ किसी तरह से, ये भी 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए मेरी कितनी आई है, रैंक ऑफ ए मेरी 2 आई है। ठीक है, अरे यार रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आई, 2 आई है, और मेरे पास इनपुट का जो वेक्टर है उसका डायमेंशन भी 2 ही है ना, यानी इसी की रैंक होती थी, रैंक ऑफ, तो वो 2 है ही, नल्टी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या करते थे, रैंक ऑफ नल्टी ऑफ टी और रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, इस स्पेस के डायमेंशन 2 पहले से बोल रहा है, और रैंक भी 2 है, तो नल्टी हमारी क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत चूरन सवाल है। क्या बोल रहे हैं, कोई वेक्टर स्पेस V है जिसकी ये R3 है, यानी डायमेंशन ऑफ, ऐसे बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ V कितनी है, 3 है। फिर डायमेंशन ऑफ W निकालेंगे, तो W में देखिए आपका मन जगह उसने बोल दिया कि A 0 0, यानी उसने बोला कि आप एक ही एक्सेस पर आइए, इस वाले, इसी पे आपका जो मन करे वो करिए। 3 है तो आपके पास, लेकिन इस पे ही जो मन करना है एक्स एक्सेस पे वो करिए, यानी आप एक ही जगह पे अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी ये तो 0 0 उसने फिक्स ही कर दिए, यानी आप अपने मन से कितनी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक जगह पे, तो डायमेंशन आपकी कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, और उसको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ V/W, यानी वो स्पेस की जिसमें से W हटा दें, यानी अगर ये लाइन हम हटा देंगे तो यानी कितनी बचेंगे, सिर्फ 2 ही लाइनें तो बचेंगी हमारे पास। यानी अगर मैं बोलूँ डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, तो 3 - 1, तो डायमेंशन कितनी बचेगी, 2 बचेगी, दैट विल बी द बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं,
अगला दे रखा है डब्लू सब स्पेस है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा सब स्पेस इन दोनों से मिलकर बनना, कौन से, एक तो 1 0 -1 0 प्लस 0 1 0 1, इनसे कौन सा मिलकर बनना। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, अगर हम गौर से देखें तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको ऐड कर दें, 1 2 -1 2, ऑप्शन नंबर बी बहुत आसानी से फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब बोलना कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो अगर हम बात करें लीनियरली डिपेंडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लें, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है और सी जो स्पेस है उसका अगर हम यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट निकालें तो 0 आएगा। तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका पहले से क्या है, एल डी है, ठीक है, एल डी हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने बोला है कि टी जो है वो टू डायमेंशन का एक स्पेस है, ठीक। अब बोल रहा है द रिफ्लेक्शन पॉइंट थ्रू द वर्टिकल एक्सिस x2 एक्सिस एंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट द लाइन x2 x1। इन्होंने क्या बोला, देखो क्या बोला कि ऐसा है भैया कि एक आपका यहाँ पे आपका ये 1,0 दे रखा है, यहाँ पे ये x2 लाइन है और ये आपकी x1 लाइन है, ये 1,0 लिखा है और ये 0,1 है। ये कह रहे हैं कि आप इसके थ्रू रिफ्लेक्शन ले लिए, x2 के थ्रू रिफ्लेक्शन लीजिए। जब आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो -1,0, यानी आपका जो पहला वाला था, ये पहला वेक्टर यहाँ पे था और ये 0 1 यहाँ पे था, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको आपको इस एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेना है, कौन सी, y = x, एक तरह से इस लाइन से आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे पहुँच जाना है, ये वाला कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली ऐसे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहुँच के क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहुँच के 0,-1, यानी ये वाला पहुँच गया 0,-1 बन गया, और 0,-1 सिर्फ सी वाले में आ रहा है। और देखिए, और ये वाला भी ऐसे इधर ही मैप हो जाएगा, यानी 1 0 से यहाँ पे 0 1 पे आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा 1 0 पे, ठीक है। 0 1 वाला 1 0 पे मैप हो जाएगा जा करके, क्योंकि जितना इधर उतना ही इधर इस एक्सिस है ना। पहले समझिए उसने क्या बोला, पहले बोला कि हमारे पास एक x2 लाइन है उसको y मान लिया, एक x1 लाइन है उसे x मान लिया। कह रहा कि पहला आप वर्टिकल एक्सिस से आप रिफ्लेक्शन कर लीजिए पहले, यानी आपके पास एक तो स्टैंडर्ड बेसिस ये होती है, ठीक। तो इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, -1,0, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अलोंग कैसे कर लेंगे इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन। फिर कह रहा है एक लाइन है, कौन सी, y = तो यानी पहले आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आप तो ये मैट्रिक्स थे ना, उसने एक बार y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करने से आपको ये मैट्रिक्स बना दिया। फिर उसके बाद y = x लाइन का रिफ्लेक्शन लगाने से जैसे आपने लगाया तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कैसे चला जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे आकर के 0,-1, ठीक, यानी 0 - 1, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा यानी 1 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कंसीडर द अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 5 लीनियर इक्वेशन, 5 लीनियर इक्वेशन चाहिए 4 वेरिएबल पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 वेरिएबल विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट इन ईच इक्वेशन। कह रहा कम से कम एक वेरिएबल तो होगा, नॉन जीरो होगा जो हर इक्वेशन में हो। देन द पॉसिबल स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैंक ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग बनाते हैं हम एक काम करते हैं क्या कि हमने x ले लिया 1, ओके, y ले लिया हमने 2, z ले लिया हमने 3 और w ले लिया 4, और हमने ले लिया x - y = ले लिया हमने कुछ नहीं, हमने -1 ले लिया। हमने यहीं से बनाई, हमने अपने आप ही ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते 1 0 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 4 ही वेरिएबल लेने हैं। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 -1 0 0 हो गया, और यहाँ पे कितना बचे 1 2 3 4 और -1 ये बना लिया। अब अगर हम देखें कुछ भी कर लें, हम इसको हम एलिमिनेट करने चले जाते हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जो लार्जेस्ट रैंक होगी ना वो 5 आ रही है, और क्या बोल रहा है एटलीस्ट कम से कम एक तो क्या
हुई ना एलिमेंट कम से कम, तो यानी स्मॉलेस्ट रैंक क्या हो जाएगी हमारे पास, स्मॉलेस्ट रैंक हमारे पास 1 हो जाएगी, लार्जेस्ट रैंक हमारे पास 5 हो जाएगी। दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, विच सेट इज द बेसिस ऑफ आर क्यूब, कौन सा आर क्यूब का बेसिस होगा। तो यार अगर हम इसमें देखें तो इन सब वेक्टर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, जैसे मान लीजिए इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 2 0 1 2 3, इसका मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स बना लिया, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, जिसका डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया वही स्टैंडर्ड बेस होगा। अगर ऐसा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमें मिल जाएगा, और आई थिंक ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे मिलेगा। देख लेते हैं एक बार सी को चेक कर लेते हैं। 1 2 0 1 3 2 4 9 5, इसको चेक कर लेते हैं। 1 तो 15 माइनस 18 1, यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, और फिर प्लस 4 यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा, तो यानी यहाँ पे -3 बचेगा आपके पास, यहाँ पे कितना बचेगा -10 और +16। तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और ए का भी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और बी वाले में तो आ रहा है इक्वल टू जीरो, मैं चेक कर चुका हूँ, ये नहीं हो सकता। सी वाला भी, ए वाला तो है ही है, सी वाला भी पॉसिबिलिटी है, और डी वाले में देखते हैं 1 1 2 2 3 1 4 5 5 ऐसा बोल रहा है, तो इसको कर लेते हैं 1, तो 15 -5 -2, तो 5 -10 और +4 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1 -6, यानी यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे +15 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे -12 बचेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी नहीं बनना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए विच वन इज नॉट बेसिस, कौन सा बेसिस नहीं बनेगा हमारे हिसाब से, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे ए भी बेसिस बना रहा है, सी भी बना रहा है, और डी भी अगर मैंने अप्रॉक्सीमेट सही कैलकुलेट किया है तो सही है ना, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा वो होगा। तो क्वेश्चन होने चाहिए विच वन इज द नॉट बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब भैया इसमें क्या चाहिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन बना तो लें, क्या है ये एक्स वाई दे रखा है, ये क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई दे रखा है, ये x माइनस वाई 0 x प्लस वाई दे रखा है, बनाते हैं तो क्या बनेगा 1 1 1 माइनस 1 0 1। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -2 ये देखो, फिर 1 0, ये -2 ये 0 हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, रैंक तो हमारी कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए 2 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि इज द सबसेट ऑफ आर क्यूब। ठीक है, अच्छी बात है, कौन सा वेक्टर इन वेक्टर से स्पैंड है, तो x यहाँ पे 1 1 0 है, और यहाँ पे y 2 1 3 है, यानी x प्लस 2y, फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3y, फिर क्या हो गया 3y हो गया। तो अगर समझ लीजिए पहला वाला, अच्छा नॉट इज लीनियर स्पैन, अच्छा कौन सा लीनियर स्पैन नहीं है, ठीक है, ऑफ एस। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी ने हमारे लिए तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही सकता, क्यों, क्योंकि अगर हम x की जगह पर 0 रख दें, y की जगह पर 0 रख दें, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है बिल्कुल। बात बी की बात करते हैं, तो बी में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा 3 लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ 3, यानी ये वैल्यू 3 के बराबर आ जाए और ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाए, ये 3 के, तो y की वैल्यू 1 हो जाए, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, जब y 1 है x 1 है तो ये 3 तो आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, कह रहा है x प्लस 2y इज टू 1 और x प्लस वाई इज टू 2 और 3y इज टू 3, तो y की वैल्यू 1 हो गया, तो x की वैल्यू 1 होगा, तो जब y और x रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितना 3 आएगा, लेकिन 3 नहीं आ रहा 1 आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो w की डायमेंशन बतानी है। तो यार अगर आपको डायमेंशन बतानी, यानी आपके पास a की फ्रीडम है, b की फ्रीडम है, c की फ्रीडम है रखने की, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने b प्लस सी इज टू माइनस ए ऐसे बोल दिया, ठीक, तो आपको ऐसे b और c रखने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो -a के बराबर हो, या मान लीजिए आपने इसको रख दिया t रख दिया, या कुछ भी आपने a को रख दिया t और b को आप कुछ भी रख सकते हो। देखिए आपके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन बनी ना यहाँ पे आपके पास,
तो टोटल 3 थी, उसमें से एक कंडीशन माइनस कर दी तो 2, हमारे पास डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n बता रखा है। यहाँ पे पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन ये Rn से Rn लेकर जा रहा है। फिर रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू n होता है। ठीक, ये होता है इन जनरल। फिर क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। ठीक, बाइजेक्टिव 1 1 होने के लिए, तो 1 1 होने के लिए मतलब क्या हो जाएगा कि नलिटी का मतलब क्या होता है, नलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो स्पेस है ना, और इस स्पेस में जा रहा है, तो ये 0 0 0 0 पे जाए, बाकी अदर 0 0 पे ना जाए। मतलब कहने का मतलब इसमें से जो वेक्टर सारे 0 0 पे मैप हो जाएंगे ना, उन सबका ये जो कलेक्शन होता है ना, ये नलिटी कहलाता है, या कर्नल इसको बोल देते हैं। यही नलिटी होता है, ये कर्नल कहलाता है। तो यानी ये कह रहा है कि ये जब 1 1 है, यानी नलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुछ होगी नहीं। 0 0 वाले को तो काउंट ही नहीं करते हैं, उसके सिवा वाले काउंट करते हैं कि जो जीरो, मतलब कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ए बी सी वैक्टर लगाया और वो 0 0 पे चला गया। होमोजीनियस इक्वेशन टाइप की समझ लीजिए इनको। ठीक, वैसी वाली मैट्रिक्स बननी है, तो जो 0 0 पे चले जाते हैं ना, ठीक, उनको काउंट करते हैं नलिटी में। लेकिन कह रहा है कि 1 1 है, तो 1 1 बाइजेक्टिव बोल रहा है, 1 1 और 1 2, उसका मतलब कह रहा है सिर्फ 0 0 के सिवा और कोई तो 0 0 पे जाएगा नहीं, सब अपने अपने आराम से मैप हो रहे होंगे। अच्छी बात है, सबके लिए एक ना एक एलिमेंट मिल रहा होगा, वेक्टर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, नलिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो रैंक टी माइनस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू n, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये रिजल्ट ही है डी वाला, कि जब बाइजेक्टिव बोलता है तो रैंक माइनस नलिटी इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा है, कह रहा है कि आपके पास ये 1 0 0 1 मैट्रिक्स है और हम क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे, तो यानी ये 1 0 तो यहाँ पे हो गया ना, 1 0 को अगर हम क्लॉक वाइज घुमाएं यानी इधर पहुँचा दें, यानी 1 0 को इधर पहुँचाया, कहाँ पहुँच गया, 0 -1 पे पहुँच गया। और अपने पास क्या बोल रहा है कि 0 1 लिखा हुआ, इसको हम यहाँ पहुँचाएं तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, 1 0 पे पहुँच जाएगा। बहुत आसान था, यानी अब ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन इन आर क्यूब आर द सब स्पेस। बहुत अच्छी बात है। द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज स्पेसेस। भैया एक बात बताओ, इसने बोला एक्स वाई प्लेन, पहली बात ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई प्लेन, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। तो एक बात बताइए, एक्स वाई प्लेन पे अब जब भी चलेंगे तो आपके पास क्या रखने की, एक्स और वाई और ये रखने की फ्रीडम है, जेड तो 0 रहने वाला। और वाई जेड प्लेन पे चलेंगे तो 0 वाई और जेड ये रखने की फ्रीडम होगी आपके पास। यानी इंटरसेक्शन में कौन मिल रहा है, सिर्फ वाई मिल रहा है, यानी 0 वाई और 0 मिल रहा है। यानी आपके पास इसकी डायमेंशन क्या, आपको कितना फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम है रखने की, सिर्फ एक फ्रीडम है। यानी आपके पास क्या जाएगा, बी इज द ऑप्शन। अगला देखते हैं, कह रहा भैया इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाओ, तो क्या दिक्कत है, ये टी है, इसने एक्स वाई पे अप्लाई करी है, और एक्स वाई क्या हो गया, 3x माइनस वाई, 2x 4y, 5x माइनस 6y, ये बोल दिया इसने, कोई बात नहीं। तो 3 और -1 2 4 5 -6, दैट इज द सोल्यूशन। यही हमारा सोल्यूशन, इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है ऐसा आंसर, तो अपना डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको आप एक्स वाई पे मल्टीप्लाई करके देखिए, तो आपने इसको ऐसा किया तो आप क्या मिला, 3x माइनस वाई मिल गया, बिल्कुल सही बात है। आपने इसको किया तो 2x प्लस 4y, आपने इसको किया 5x माइनस 6y, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि P3 इज द वेक्टर स्पेस, यानी P3 के एलिमेंट क्या होंगे, 1 हो जाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के x स्क्वायर x क्यूब। ठीक, अब बोल रहा है कि d ऑफ px लगाना है, 3 और लेस देन x बी द डिग्री, 3 और लेस देन d ऑफ p लगा देना, डेरिवेटिव ऑफ px ट्रांसफॉर्म टू, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1x और x स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करता है, ऑब्वियस सी बात है। डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर है वो लीनियर होता है, पहली बात। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है लीनियर ऑपरेटर है, वो डिफरेंशिएट करके आराम से, आप डिफरेंशिएशन किसी के ऊपर लगाए लाइन से लगता चला जाएगा, ना लेस करता है ना इक्वल टू करता है, आराम से लग जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। तो द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 इज द कर्नल ऑफ डी। कर्नल का मतलब समझ रहे हैं, कर्नल का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आपने 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया,
तो क्या वो 0 0 पे मैप हो गया? बिल्कुल नहीं। आप 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल 0 0 पे मैप नहीं होगा। फिर क्या बोला, रैंक ऑफ डी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया है उसकी रैंक क्या होगी, उसकी रैंक पूछना चाहता है हमसे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा फिर क्या बोल रहा है, द कर्नल ऑफ डी ऑल दोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन P3। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट नंबर का, कर्नल का मैंने क्या बताया था कि जिनको आपने अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन और 0 0 पे मैप हो गए जाकर के, जो सारे, तो जितने यहाँ पे कांस्टेंट होंगे ना, जितने यहाँ पे कांस्टेंट होगा उनका डिफरेंशिएशन करें और 0 0 पे मैप करेंगे, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सी वाला करेक्ट ऑप्शन है अपना, बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये बोला द नल स्पेस ए सोल्यूशन सेट इक्वेशन। क्या कह रहा है, नल स्पेस ए, नल स्पेस का मतलब समझ रहे हैं, ए का नल स्पेस मतलब कह रहा है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और आपने एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और वो क्या जा रहा है, 0 0 पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा भाई, यही तो बोल रहा है, नल स्पेस का मतलब क्या होगा, आप ये वाला कितने वेक्टर हैं वो स्पेस सारा बताना। तो यार वो तो ए वाला होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा है, ए हो गया अपना सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे इसको और इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना लगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। और अगर कोई भी कमी लग रही है वीडियो में तो ज़रूर बताएं आप लोग मुझे, ठीक है। ताकि अगर मैं इस लैपटॉप की वजह बोर्ड पे बनाऊं तो भी आप बता दें मुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।